हेलो एवरीवन। आज का वीडियो बेस्ड होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। अब तक का आपको जितना कुछ भी बताया गया है एडवर्ब कंजक्शन और डिफरेंट टाइप के और भी वीडियोस हैं उन पे बेस्ड, उनको अगर आपने अच्छे से देखा है तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए कुछ उसमें से आसान हो जाएंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर के बैंक के पूछे हुए क्वेश्चंस मैं उठा के लाया हूँ। हालांकि बहुत ज़्यादा पुराना है, अब ये पैटर्न बहुत कम पूछा जाता है, फिर भी आपको अगर पता है सेंटेंसेस में क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं तो आपको वो किसी तरह से भी पूछा जाए आप उसको फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। करना क्या है आपको, पीडीएफ में जो आपका डिस्क्रिप्शन है उसमें पीडीएफ दिया हुआ है, उस वहां से पहले आप अटेम्प्ट ले सकते हो क्वेश्चंस को। टोटल 12 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इन 12 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लो आप। उसके बाद देखो अपना स्कोर मैच करके कितना आ रहा है, और यहाँ पे आके आपको सारे रूल्स वगैरह से अच्छे से बताया गया है कि किस हिसाब से कौन सा सेंटेंस कहाँ पे गलत है, कौन सा पूरी तरह सही है, क्यों गलत है, सब कुछ डिस्कस किया गया है। ओके, लेट्स स्टार्ट। जैसे कि पहला सेंटेंस है आपका, हरीश इज वेरी मच विलिंग टू कम विथ यू। आपको रिसेंटली पढ़ाया गया था ये चीज के बारे में। वेरी और मच का यूज जब बताया था एडवर्ब में कि कब किसके साथ कौन सा यूज होता है, तब आपको ये चीज बहुत ही क्लियरली बताया गया था। आपको एक हिंट देता हूँ, अगर आपको ये नहीं पता चल रहा है, आप बस ये वाले पार्ट को देखो, वेरी इंटरेस्टिंग, मच इंटरेस्टेड। अगर इससे आप पकड़ पाए कि एक नंबर क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है, तब तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज मैं आपको शो कर देता हूँ, देखो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, विलिंग है, ये इसी का तो भाई लग रहा है ना। ये भी इंटरेस्टिंग है, वो भी विलिंग है, आईएनजी फॉर्म वाले, और दोनों ही क्या एडजेक्टिव्स हैं। और ऐसे एडजेक्टिव से पहले आप किस वर्ड को प्रेफर करते हो, वेरी को। देखो वेरी इंटरेस्टिंग है, उसी में ईडी कर दिया, इंटरेस्टेड कर दिया, तो क्या हो गया, मच इंटरेस्टेड। तो यहाँ वेरी मच विलिंग ऐसा एक्सप्रेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप विलिंग पे फोकस करोगे, विलिंग के अकॉर्डिंग क्या लगाओगे, आप सिर्फ वेरी, इसमें से मच को यहाँ से क्या कर देना होगा, हटा देना है हमें बस। तो क्या हो जाएगा, हरीश इज वेरी विलिंग टू कम विथ यू। ठीक है, विलिंग के साथ हमें लगाना पड़ेगा वेरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम मुंबई द राजधानी एक्सप्रेस डू नॉट गो स्ट्रेट टू न्यू दिल्ली। बहुत सिंपल सेंटेंस भी दिया हूं ताकि आप आसानी से उसको फाइंड आउट कर सको। देखो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन डू नॉट, क्या गलती है ना इसमें, क्यों, क्योंकि ये जो आपका सब्जेक्ट है सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब ही लगेगा वहां पे। आपने प्लूरल वर्ब डाल दिया, डू नॉट कर दिया। क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम मुंबई द राजधानी एक्सप्रेस, डू की जगह क्या हो जाएगा, डज। डज नॉट गो स्ट्रेट टू न्यू दिल्ली। ठीक है, बहुत ही कॉमन सिंपल सा चीज है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, बस इसी चीज पे बेस्ड है। लेट्स प्रोसीड। तीसरा क्वेश्चन है, द लेडी सेड दैट शी शुड बी अवे फ्रॉम home tomorrow as Malti's friend had come to visit Mumbai. The lady said that she should be away from home tomorrow. अब आप इस चीज पे फोकस करो कि इसमें क्या एरर हो सकता है। आपको पता चला होगा कि जब भी आप इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंसेस को लिखते हो तो कुछ चीजें बदलती है, कुछ चीजें बदलती है, बहुत सारी चीजें बदलती है, और कुछ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बदलते हैं। उसी में आता है ये टुमारो। आप पहले तो वेरीफाई करो सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में है कि नहीं है। द लेडी सेड दैट समथिंग समथिंग समथिंग, इसका मतलब क्या है, ये इनडायरेक्ट स्पीच में है। डायरेक्ट स्पीच में रहता तो कमा आता, इन्वर्टेड कमा के अंदर वो पार्ट ब्लॉक्ड रहता। इनडायरेक्ट स्पीच में है, टुमारो जैसे एक्सप्रेशंस को हम बदल देते हैं। आपके दिमाग में हिट किया होगा क्या आना चाहिए टुमारो की जगह, देखो मैंने लिख दिया है, इस चीज को नोट कर लेना कि टुमारो की जगह आएगा आपका द नेक्स्ट डे, लिख सकते हो ऑन द मॉरो लिख सकते हो, जैसे यस्टरडे के लिए लिखते हैं ना द प्रीवियस डे, द डे बिफोर। ठीक है, इस टाइप के एक्सप्रेशन हमको इनडायरेक्ट स्पीच में इन वर्ड्स के लिए यूज करना पड़ता है। सिंस देन में चेंज हो जाता है। ठीक है, कभी कभार कुछ कुछ केसेस में कम भी गो बन जाता है। ठीक है, लेकिन नॉर्मली हियर दियर बन जाएगा। ठीक है, दिस दैट बन जाता है, टुनाइट दैट नाइट बन जाता है। ठीक है, इस टाइप के एक्सप्रेशन चेंज होते रहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। खासा ध्यान रखिए इन वर्ड्स का। कोई भी क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा हो तो अगर आपको उतना टाइम मैं नहीं दे रहा हूँ जितना आपको दिया जाना चाहिए तो आप पॉज कर लो वहां पे। ठीक है, उसको क्वेश्चन को अच्छे से वेरीफाई करो कि हाँ भाई मेरे हिसाब से ये गलती है, बाकी मैं क्या बता रहा हूँ फिर बाद में उसको सुन लेना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे 4 नंबर क्वेश्चन है, अ जर्नी बाय कार इज एज क्विक और परहैप्स क्विकर देन दैट बाय ट्रेन इन दिस पर्टिकुलर केस। अ जर्नी बाय कार इज एज क्विक, या तो उसके बराबर, और परहैप्स क्विकर या फिर ज्यादा ही।
देन दैट बाई ट्रेन इन दिस पर्टिकुलर केस, इस केस में। अब यहाँ पे हो रहा है एक प्रॉब्लम क्या, अगर आपने पॉजिटिव सेंटेंसेस और कॉम्पेरेटिव सेंटेंसेस का सिंथेसिस पढ़ा है तो इस चीज को आप आसानी से कर पाओगे। मैं यहाँ पे एग्जांपल देके दिखाया भी हूँ। इस पार्ट में गलती कहाँ है, देखो ये सेंटेंस जो है इस पार्ट में गलती इसी पोर्शन में आ रहा है, ठीक है। अब आपको पता लग जाएगा कि क्या गलती है। देखो यहाँ पे दो सेंटेंस मैंने लिखा है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव इसमें यूज किया गया। ही इज ही इज एज क्विक एज यू, ये एक पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज किया गया, क्विक। तो ही इज एज क्विक एज यू। और दूसरा है ही इज क्विकर देन यू, ये एक कंपैरेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। जब इस दोनों ही सेंटेंस को आप मिलाते हो तो उसी को सिंथेसिस कहते हैं। अब सिंथेसिस करने से देखो आपके पास क्या आ गया, ही इज एज क्विक एज, ये पूरा एक्सप्रेशन यूज करना है, एज क्विक एज। इफ नॉट, सिंथेसिस का ये एक्सप्रेशन आपको यूज करना है। इफ नॉट क्या यूज करना है, फिर ये कॉम्पेरेटिव का ये पूरा एक्सप्रेशन क्विकर देन। तो ही इज एज क्विक एज, इफ नॉट क्विकर देन यू। ऊपर वाला जो सेंटेंस आपको जो क्वेश्चन दिया गया उसमें भी ये गलती कर दिया है। क्या गलती किया, ए जर्नी बाय कार इज एज क्विक, एज आएगा ना, देखो यहाँ पे ही इज एज क्विक एज, तो वहां पे भी क्या आ जाएगा, अ जर्नी बाय कार इज, क्योंकि आपको पॉजिटिव का भी पूरा एक्सप्रेशन यूज करना है। एज क्विक, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक एज आ जाएगा। अ जर्नी बाय कार इज एज क्विक एज, और परहैप्स भी यूज कर सकते हो, या नहीं तो इफ नॉट भी यूज कर सकते हो। उसके बाद कॉम्पेरेटिव वाला जो पार्ट है उसको अटैच कर देंगे हम लोग। अ जर्नी बाय कार इज एज क्विक एज और परहैप्स क्विकर देन दैट बाय ट्रेन इन दिस पर्टिकुलर केस, ठीक है। आगे बढ़िए। 5 नंबर क्वेश्चन है, यू आर लकी टू गेट सच अ वेल पेड जॉब, वेल पेड जॉब, यू आर लकी टू गेट सच अ वेल पेड जॉब, बहुत लकी हो तुम्हें वेल पेड जॉब मिला है। वेल पेड जॉब, क्या ये एक्सप्रेशन सही है, क्या है, वेल पेड जॉब। वेल डन, वेल डन कब बोलते हो आप, जब किसी ने कोई काम पूरा कर लिया हो और बहुत अच्छा किया हो, काम कंप्लीट होने के बाद कहते हो ना वेल डन। तो वेल पेड भी कब कहेंगे, जब पे कर दिया गया हो। लेकिन कहना क्या चाह रहा है, जिस प्रोफेशन में, जिस जॉब में अच्छा पे किया जाता हो, ठीक है। तो वहां पे ये पेड वर्ड का यूज गलत है। वेल पेड का मतलब है कर दिया गया है, जबकि बोलना क्या चाह रहा है, किया जाता है, जिसमें अच्छा पे किया जाता है। आपको यूज क्या करना पड़ेगा, पेइंग। क्या हो जाएगा, सच अ वेल पेइंग जॉब, यू आर लकी टू गेट सच अ वेल पेइंग जॉब, ठीक है। इस टाइप के एक्सप्रेशन आपको ध्यान में रखना होगा, वेल पेड, वेल डन, वेल डिजर्व्ड। ऐसे में क्या होता है ना, जो हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है, उसके बारे में बात की जाती है। जबकि मैं कहना चाह रहा हूँ क्या, किया जाना चाहिए, जैसा किया जाता है, तो उसमें आईएनजी फॉर्मल एक्सप्रेशन यूज करना है आपको, वेल पेइंग जॉब, ठीक है। वेल गोइंग, एवरीथिंग इज वेल गोइंग, ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो वहां पे इस टाइप का एक्सप्रेशन यूज करना है। नेक्स्ट देखिए, 6 नंबर, इफ आई वुड हैव स्पोकन टू माय फादर एज यू स्पोक टू मी ही वुड हैव बिटन मी, ठीक है। जैसा तुमने मुझसे बात किया वैसा मैं अगर अपने बाप सॉरी, मैं अपने पापा से कर लूं तो वो मुझे, वहीं पे शुरू हो जाएगा सारा क्राइम पेट्रोल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कहना क्या चाह रहा है, एक एक्सप्रेशन को आपको ध्यान रखना है, इफ से कंडीशनल क्लॉज जुड़ा हुआ है, उसके स्ट्रक्चर को देखना है, उसके बाद जो उसका इफेक्ट है कि क्या असर पड़ेगा, असर क्या है कि ही वुड हैव बिटन मी, वो मुझको मारेंगे, ठीक है, वो मुझे मार दिए होते, ठीक है, पिटाई कर दी होती उसने मेरी। तो ध्यान रखना है क्या, इफ के साथ कैसा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है। इफ के साथ जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे यूज होगा, नेक्स्ट क्लॉज में भी आपका उसके उस इस पे डिपेंड करेगा, इस पे डिपेंड करेगा आपका कि ये वाला स्ट्रक्चर आपका जो है क्या रहने वाला है। तो देखो मैं यहाँ पे पहले इस सेंटेंस पे बाद में आता हूँ, पहले मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इफ यू हैड वर्कड हार्डर, कैन यू गेस द टेंस ऑफ दिस पार्ट, इफ यू हैड वर्कड हार्डर, ये परफेक्ट है ना, पास्ट का, पास्ट का परफेक्ट है। यू वुड हैव क्वालिफाइड द एग्जाम, अगर तुमने कड़ी मेहनत की होती तो तुम एग्जाम पास कर गए होते। पास्ट के अनफुलफिल्ड डिजायर है कि नहीं है, ऐसा बात कब कोई आपको बोलेगा, फेल हो जाने के बाद ही बोलेगा, ठीक है, कि अगर तुमने कड़ी मेहनत की होती तो तुम पास हो गए होते, देखो तुम्हारे फ्रेंड्स पास हो गए। तो ऐसे डिजायर्स को कहते हैं, ये अनफुलफिल्ड डिजायर है, क्या वो हो सकता है अब नहीं, अब फ्यूचर में ही होगा जो भी होना है, ठीक है। तो अनफुलफिल्ड डिजायर है पास्ट के, स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इफ के साथ पास्ट परफेक्ट को अटैच करोगे, और जो नेक्स्ट क्लॉज होगा उसमें होगा सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब चेंज हो सकते हैं, वुड कुड माइट कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, वुड कुड माइट कुछ भी आएगा, फिर आएगा ये हैव, और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म क्वालिफाइड। क्लियरली समझो, अगर आप कहना चाह रहे हो पास्ट के अनफुलफिल्ड डिजायर के बारे में, तो ये वाला स्ट्रक्चर होगा इफ के बाद पास्ट परफेक्ट, और ये वाला क्लॉज होगा सब्जेक्ट, जैसे वुड दिया हुआ वुड, और उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब का
थर्ड फॉर्म आएगा। ठीक है, क्लियर चीज है ये। अगर अगर आपका डिजायर प्रेजेंट का है, हमेशा पास्ट के डिजायर तो नहीं होंगे ना। प्रेजेंट का डिजायर क्या होता है, जैसे कि आज मोदी जी पीएम है, अगर आप पीएम होते, अगर मैं पीएम होता तो अभी तक ये सब सब कुछ खत्म हो गया था। ऐसा बहुत टाइप का सेंटेंस हम लोग बोलते हैं। प्रेजेंट के अनफुलफिल्ड विश कंडीशन डिजायर अगर आपके पास है, तो यू हैव टू यूज अनदर स्ट्रक्चर, एंड व्हाट इज दैट, आपको यूज करना पड़ेगा कंडीशनल पार्ट में सब्जेक्ट इफ आई बिकेम, देख रहे हो, इफ आई बिकेम सब्जेक्ट प्लस V2, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट यूज करना पड़ेगा प्रेजेंट के अनफुलफिल्ड डिजायर के लिए। और नेक्स्ट क्लॉज का स्ट्रक्चर भी ध्यान रखना है, वो क्या होगा, आई, देखो सब्जेक्ट, आई क्या हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद वुड यूज किया हुआ है, उसके बाद सीधे आपने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया है, आई वुड इरेडिकेट। आई वुड इरेडिकेट, इरेडिकेट मतलब समाप्त कर देना, जो भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन ये यहाँ पे जो भी है उस चीज को खत्म कर देगा। तो क्या हुआ आपका, पास्ट का अनफुलफिल्ड डिजायर था तो इफ के साथ पास्ट परफेक्ट और सब्जेक्ट वुड हैव V3 यूज किया था आपने। प्रेजेंट का कोई भी ऐसा अनफुलफिल्ड डिजायर है तो सब्जेक्ट प्लस V2 यूज किया आपने इफ के साथ, सब्जेक्ट प्लस V2 पास्ट इंडेफिनिट। और उसके बाद क्या यूज किया, सब्जेक्ट वुड V1। देखो, टेक्निकल टर्म्स है ग्रामर के ये, लेकिन समझना चाहोगे तो बहुत ही आसान है। बहुत सिंपल चीज बता रहा हूँ, वर्ड यूज कर रहा हूँ बस ग्रामर के। अब बताओ मेरे को, ये तो पास्ट का डिजायर हो गया ना। जिस तरह तुमने मुझसे बात की, अगर मैं अपने पापा से इस तरह से बात किया हुआ था तो उसने मेरी पिटाई कर दी होती, पास्ट के हो गए ना, पिट चुका है बेचारा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इफ आई वुड हैव स्पोकन टू माई फादर एज यू स्पोक टू मी ही वुड हैव बिटन मी। ये देखो, इफ कंडीशनल क्लॉज के साथ आप क्या लगाते हो, पास्ट परफेक्ट। यहाँ पे क्या यूज किया, सब्जेक्ट वुड हैव स्पोकन नहीं, इफ आई हैड स्पोकन, क्या हो जाएगा, इफ आई हैड स्पोकन, इफ आई हैड स्पोकन टू माय फादर एज यू स्पोक टू मी ही वुड हैव बिटन। क्लियर है। आपको या तो ये वाला पार्ट गलत दे देगा या फिर ये वाला पार्ट गलत दे देगा। आपको देखना पड़ेगा प्रेजेंट का है, पास्ट का है, पास्ट का है परफेक्ट में लेके जाओगे पास्ट का, और अगर प्रेजेंट का है तो पास्ट इंडेफिनिट में लेके जाओगे। 6 नंबर में अच्छा खासा टाइम लगा क्योंकि था भी अच्छा क्वेश्चन, इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, मैं करवाता रहूंगा, चिंता नहीं करना। वी आर क्वाइट फॉन्ड ऑफ दिस हाउस बिकॉज वी आर लिविंग इन इट फॉर द लास्ट 5 years। वी आर लिविंग इन इट, ये कौन सा टेंस है, ये है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आपने किसके साथ यूज किया, फॉर द लास्ट 5 years। फॉर के साथ टाइम एक्सप्रेशन यूज किया हो ना, फॉर के साथ टाइम एक्सप्रेशन, सिंस के साथ टाइम एक्सप्रेशन जब भी यूज करो, याद रखना एक बात, कि आपका सेंटेंस या तो परफेक्ट में जाएगा या नहीं तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल समझो। देखो, आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 5 years। आई हैव बीन लिविंग कौन सा हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लिखा है, क्यों, क्योंकि आपने फॉर के साथ 5 साल पास्ट टाइम एक्सप्रेशन यूज किया हुआ है, सो आपने लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस, ये परफेक्ट का स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट का, क्यों, क्योंकि आपने सिंस के साथ फिर से क्या यूज किया है, टाइम यूज किया है, सिंस 2004। ठीक है, तो जब भी आप फॉर या सिंस के साथ टाइम एक्सप्रेशन यूज करोगे, योर सेंटेंस शुड बी इन परफेक्ट और इन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पे आपने क्या यूज किया है, वी आर लिविंग, वी आर लिविंग इन इट फॉर द लास्ट 5, वी हैव लिव्ड परफेक्ट, या फिर वी हैव बीन लिविंग, या फिर क्या हो जाएगा, वी हैव बीन लगाओगे हैव के बाद, उसके बाद लिविंग आ जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। टेंस का आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा ही ना, उसी के बेसिस पे क्योंकि बात कर रहा हूँ मैं, बेसिक नॉलेज आप रखिए 10th तक का कम से कम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर में है, ओनली बाय वर्किंग हार्ड डिड ही प्रॉस्पर एज ए बिजनेस कंसल्टेंट सिंस ही अराइव्ड इन अमेरिका 20 years ago। Only by working hard did he prosper as a business consultant since he arrived in America 20 years ago। क्या दिक्कत है सेंटेंस में, सेंटेंस में बहुत बहुत छोटा, अभी बताया हूँ वही, अभी सेम वही चीज बताया हूँ। क्यों, क्योंकि आपको एडवर्ब में एक चीज बताया था कि ओनली के साथ कोई भी एडवर्बियल एक्सप्रेशन जुड़ा हुआ रहेगा तो आप उसके साथ क्या करना, इन्वर्जन का यूज करना। आपने किया है इन्वर्जन का यूज, लेकिन क्या आपका सेंटेंस का टेंस सही है, क्यों, क्योंकि अभी आपको बताया सिंस और फॉर के साथ टाइम एक्सप्रेशन यूज करते हो तो आप क्या यूज करोगे, परफेक्ट का या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। और ये वाला केस थोड़ा सा उससे और अलग है, क्यों, क्योंकि आपने सिंस के साथ जो देखो, सिंस के साथ ही अराइव्ड पास्ट इंडेफिनिट यूज किया हुआ है। ठीक है, जब भी सिंस के साथ पास्ट इंडेफिनिट बोल के टाइम यूज करो ना, वैसे केसेस में, एक बार और बता रहा हूँ, देखो, जब भी सिंस के साथ पास्ट इंडेफिनिट का टेंस यूज करके टाइम एक्सप्रेशन यूज करो, वैसे केस में इसको परफेक्ट रखना। कौन सा परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, क्या हो जाएगा, हैज ही
प्रॉस्पर्ड हो जाएगा ना, हैज लगाया तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ये क्या प्रॉस्पर्ड बन जाएगा। ठीक है, अब क्या हो गया सेंटेंस, ओनली बाय वर्किंग हार्ड हैज हैज ही, और ये प्रॉस्पर क्या बन गया प्रॉस्पर्ड। ठीक है, क्लियर है ये चीज, आगे बढ़िए। देखो, ओनली यस्टरडे ही डाइड, सही है क्या ये सेंटेंस, नहीं ना। ओनली यस्टरडे ही डाइड, ओनली यस्टरडे के साथ आप इन्वर्जन यूज करते हो, डिड ही डाई सही होगा, याद आ गया होगा। ओनली बाय टेकिंग अ रिस्क ही सेव्ड हिज लाइफ, ओनली के साथ वापस से टाइम एडवर्बियल एक्सप्रेशन यूज किया आपने और इन्वर्जन यूज नहीं किया, क्या यूज करोगे, डिड ही सेव। ठीक है, इस टाइप से एक्सप्रेशन एडवर्ब में बताया गया आपको, लेक्चर तैयार है उसका, आप देखते रहो। नेक्स्ट है, money not only satisfies the basic psychological needs but also the higher order psychological needs। तो यह not only और but also का आपको सही यूज करना है। कैसे करना है देखिए, but also के स्ट्रक्चर को देखिए, but also the higher order, not only द बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स। ये जो सेटिस्फाई है ना, ये सेटिस्फाई दोनों के लिए कॉमन है। ठीक है, मनी सिर्फ इसी चीज को सेटिस्फाई नहीं करता बल्कि उस चीज को भी सेटिस्फाई करता है। तो ये जो सेटिस्फाई है दोनों के लिए कॉमन है, इसको यहाँ से निकाल देना पड़ेगा हमें। मनी सेटिस्फाइज not only the basic psychological needs but also the higher order psychological needs। तो सेटिस्फाई को बाहर निकालोगे नॉट ओनली से, तो ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। मनी के बाद सेटिस्फाई लगाओ, फिर लगाओ नॉट ओनली। जब भी कोई भी चीज कॉमन हो ना, उसको नॉट ओनली बट ऑल्सो से बाहर निकाल देता हूँ। जैसे देखो, यहाँ एक एग्जांपल है, ही नॉट ओनली डिजाइन्स कॉस्ट्यूम्स बट ऑल्सो कर्टन्स। अब देखो इस सेंटेंस में क्या गलती है, ही नॉट ओनली डिजाइन्स कॉस्ट्यूम्स बट ऑल्सो कर्टन्स। कॉस्ट्यूम ही डिजाइन नहीं करता बल्कि कर्टन भी डिजाइन करता है। डिजाइन डिजाइन है ना, डिजाइन कॉमन है, डिजाइन को बाहर कर लीजिए नॉट ओनली से, क्या हो जाएगा, ही डिजाइन्स, यहाँ डिजाइन आ जाएगा, ही डिजाइन्स नॉट ओनली कॉस्ट्यूम्स बट ऑल्सो कर्टन्स, ही डिजाइन्स नॉट ओनली कॉस्ट्यूम्स बट ऑल्सो कर्टन्स, ही डिजाइन्स, देख रहे हो। ठीक है, आगे बढ़िए। ऑल आई नो इज दैट आई वॉन्ट बी एट पीस विथ माई सेल्फ अनलेस आई डू नॉट गो देयर। ठीक है, मुझे ये पता है, मुझे इतना पता है कि मुझे मुझे शांति नहीं मिलेगी जब तक कि मैं खुद वहां ना चले जाऊं। हिंदी में जब बोलते हैं ना हम लोग, जब तक के साथ हम लोग ना भी लगा देते हैं, जब तक कि मैं खुद वहां ना चले जाऊं। इंग्लिश में ऐसा नहीं करते हैं। इंग्लिश में जब भी आप अनलेस, अनटिल ऐसे वर्ड यूज करो तो ये खुद ही अपने साथ नॉट लिए हुए रहते हैं, वापस से सेंटेंस में आपको ये नॉट यूज करने की जरूरत नहीं है। देखो इस सेंटेंस को, यू विल नॉट गेट सक्सेस अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड। यू विल नॉट गेट सक्सेस, आपने फिर क्या लिखा, अनलेस, अनलेस लिखा तो फिर नॉट लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अनलेस यू वर्क हार्ड, डू को भी हटा दो, नॉट के लिए डू आया था ना, नॉट के लिए ही डू आया था, इसलिए उसको भी हटा देते हैं। अनलेस यू वर्क हार्ड क्या हो जाएगा, देखो लिखा हुआ अनलेस यू वर्क हार्ड। तो ये सेंटेंस क्या हो गया आपका, सही हो गया। ऑल आई नो इज दैट आई वांट बी एट पीस विथ माई सेल्फ अनलेस आई, ये पूरा का पूरा डू नॉट को हटा दो, अनलेस आई गो देयर। ठीक है, अनलेस अनटिल ऐसे वर्ड्स के साथ नॉट नहीं लगाना है। चलिए और देखते हैं। आई डिड नॉट लाइक गोइंग टू नाइट स्कूल बट आई हैड नो अल्टरनेटिव एज आई हैव टू वर्क इन द डे। देख रहे हो इस सेंटेंस में, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे समझ में आएगा। क्यों, क्योंकि सेंटेंस का अगर अच्छे से समझ पा रहे हो इस सेंटेंस को कि कब के बारे में बात की जा रही है, तो सेंटेंस क्लियर है, बस और कुछ नहीं है। आपने सब कुछ पास्ट में कहा ना, मुझे पसंद नहीं था नाइट स्कूल, आई डिड नॉट लाइक गोइंग टू नाइट स्कूल, मुझे पसंद नहीं था। बट आई हैड, बट मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, आई हैड लिखा ना, एज आई हैव टू वर्क इन द डे, क्योंकि मुझे दिन में काम करना पड़ता था। पास्ट की सारी चीजों के बारे में बता रहे हो, मुझे नाइट स्कूल जाना पसंद नहीं था लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था क्योंकि मैं दिन में काम करता था। एज आई हैड, एज आई हैड टू वर्क इन द डे। एज आई, ये हैव क्या बन जाएगा आपका, ये हैव हट जाएगा, क्या बन जाएगा, हैड। क्लियर है, पास्ट 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 सब कुछ पास्ट के बारे में नरेट कर रहे हो, प्रेजेंट का टेंस कैसे यूज कर सकते हो उसमें। जैसे देखो, इन अ फिट ऑफ टेम्पर ही टोर अप अ स्वीट लेटर व्हिच हिज वाइफ हैड रिटन टू हिम। छोटा सा गलती है, इतना छोटा है कि जब पता चलेगा तो दर्द होगा बहुत ज्यादा। कैसे, देखो, in a fit of temper he tore up a sweet letter which his wife had written to him। आपने इसी स्वीट लेटर के बारे में, इसी स्वीट लेटर के बारे में रिलेटिव प्रोनाउन विच से आगे की बात कही है ना। ऐसे केसेस में, ऐसे केसेस में ये जो आपने यूज किया ना आर्टिकल ए, ये ए नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, किसी स्पेसिफिक लेटर के बारे में आप बात कर रहे हो, वो उसी स्वीट लेटर को मतलब
फाड़ दिया है जो उसकी वाइफ ने उसके लिए लिखा था, उसी के बारे में। पर्टिकुलर चीजों के लिए आर्टिकल द यूज करते हो तो क्या हो जाएगा, इन अ फिट ऑफ टेम्पर he tore up the sweet letter which his wife had written to him. एक एग्जांपल देख लो इसका। I saw a boy who had cheated me. I saw a boy who had cheated me. मैंने उस लड़के को देखा जिसने मुझे चीट किया था। ठीक है, तुमने उस लड़के को देखा, पर्टिकुलर लड़का, अ बॉय नहीं लिख सकते हम लोग। क्या बना देता है, ये इंडेफिनिट बना देता है, द बनाता है डेफिनेट, सो यू हैव टू यूज डेफिनेट आर्टिकल द हियर। देखो, द बॉय आपने लिखा है, सही हो गया, ये अ की जगह क्या हो जाएगा, द। आई शॉ द बॉय हु हैड चीटेड। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर केस के लिए आप इस तरह से यूज करते हो। ये 12 क्वेश्चंस हैं। 12 क्वेश्चंस में आपने कितने सही किए, कितने गलत किए, इसको आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। आपके स्कोर्स मैं जानना चाहता हूँ। और अम, लगातार देखते रहिए वीडियोस को, मैं एक के बाद एक नए वीडियोस अपलोड करता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।